दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। जरा देखिए आप इन सवालों का जवाब अच्छी तरह दे पाते या नहीं दे पाते। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब आपको देना है। सवाल है, एक गेम हुआ दोस्तों, उसको कहते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में भारत ने एकमात्र गोल्ड जीता है। एकमात्र गोल्ड जो जीता दोस्तों, ये किस प्लेयर ने जीता आपको ये बताना है। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। अब जैसे एथलेटिक्स की बात आती है, लोगों को लगता है कि यार शायद गेम में नीरज चोपड़ा का नाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा तुक्का के लिए यही उत्तर कर देते, लेकिन एक गलत उत्तर है। ठीक है, अविनाश सांबले भी गलत उत्तर है दोस्तों। सही उत्तर है तेजस्विन शंकर। जी हां दोस्तों, सही उत्तर कौन सा है? तेजस्विन शंकर जो है ये आपका सही उत्तर है। आपको मैं यहां बताऊं, ये जो गेम हुआ था दोस्तों, जिसमें तेजस्वी शंकर ने, पहले नाम लिख लीजिएगा, तेजस्विन शंकर। ठीक है, तेजस्विन शंकर ने जिस गेम में गोल्ड मेडल जीता है, आपको बताऊं किस प्रतिस्पर्धा में जीता है दोस्तों। इन्होंने जिस प्रतिस्पर्धा में जीता है उसको कहते हैं हेप्टाथलॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्होंने किस गेम में जीता है? जैसे नीरज चोपड़ा का नाम जेवलिन थ्रो में था, उसी तरह से इन्होंने जीता है हेप्टाथलॉन। ठीक है, हेप्टाथलॉन प्रतिस्पर्धा, समझिएगा बात को। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, इस प्रतिस्पर्धा में जीता है। यह सवाल मेरे सामने आया तो मैं सोचा ये हेप्टाथलॉन क्या होता है। आपके पास भी यही समस्या है, आप इसको रटना भी नहीं चाहोगे। और मैं बताऊं, परीक्षा में एग्जामिनर को पता है सवाल को कैसे तोड़ मरोड़ कर पूछा जाए कि बच्चा फेल हो जाए, उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। तो दोस्तों हेप्टाथलॉन शब्द ये आने लायक शब्द है कि यही प्रतिस्पर्धा था इस गेम में जिसमें तेजस्वी शंकर ने एकमात्र गोल्ड जीता है। लेकिन ये कैसा गेम है भाई? अगर लिखा होता कि जेवलिन थ्रो है तो हम समझ जाते भाला फेंक की बात हो रही है, लिखता रनिंग की बात हो रही, दौड़ की, तो हम समझ जाते चलो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर कोई रहा होगा, दौड़ की कोई श्रेणी रही होगी। कुश्ती की बात करता तो भी हम जान जाते कि अलग अलग वेट में दोस्तों कुश्ती का गेम था। क्रिकेट होता, फुटबॉल होता, कुछ ऐसा होता जो जान पहचान का होता। ये हेप्टाथलॉन दोस्तों मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने जब इसको गूगल सर्च किया तो पता चला होता क्या है, हेप्टाथलॉन में कुल 7 खेल होते हैं। 7, एक ही खिलाड़ी 7 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेता है। तो तेजस्वी शंकर ने क्या किया दोस्तों, हेप्टाथलॉन प्रतिस्पर्धा क्या होती है, लिखेगा एक ही खिलाड़ी 7 अलग अलग खेलों में, 7 अलग अलग प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा मतलब खेल, ठीक है, प्रतिस्पर्धा या खेल में हिस्सा लेता है। अब आप सोचेंगे वो कैसा खेल होता है? अरे मैं कह रहा हूं दोस्तों, ऊंची कूद, लंबी कूद, समझिएगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, ठीक है, दौड़, इस तरह के दोस्तों ढेर सारे गेम होते हैं, कुल मिला के 7 गेम। तो 7 गेम में दोस्तों हर गेम में हिस्सा लेना होता है और एक साथ सबका नंबर मिलता है। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो आपके परीक्षा में दोस्तों जो है हिंदी से सवाल आता था, गणित से सवाल आता था, अंग्रेजी से सवाल आता था, ठीक है, विज्ञान से सवाल आता था, और सबको मिलाकर के आपका परसेंटेज बनता था। उसी तरह से सारे खेलों में जितने पॉइंट जीतेगा खिलाड़ी, उसको सबको मिला के एक परसेंटेज बनेगा, एक अंक दिया जाएगा और उस आधार पर डिसाइड होगा किसने क्या जीता है। हाँ, तो हेप्टाथलॉन दोस्तों ये था। देखिए लोग कहते हैं यार करंट अफेयर पढ़ना, पढ़िए नहीं, पहले चीजों को समझिए। दिक्कत की बात है कि पढ़ा कैसे जाता है यही आपको नहीं पता है। आइए, अच्छा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये जो गेम हुआ इसमें भारत का रैंक कौन सा था? तो याद रखेगा भारत 6ठे रैंक पर था। ये जो गेम हुआ, ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था दोस्तों? पदक तालिका में भारत, ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान याद रखेंगे, पदक तालिका में 6th रैंक पर भारत था, ये आप याद रखेंगे। अब मन में एक सवाल आ गया होगा, सर पहला वाला कौन सा था? पहला पदक तालिका में 1st रैंक जिसने हासिल किया दोस्तों वो था चीन। किसने हासिल किया दोस्तों? पहला स्थान चीन ने हासिल किया। भारत ने तो केवल 1 गोल्ड हासिल किया, जबकि चीन ने दोस्तों 10 गोल्ड हासिल किया। कुल 34 पदक चीन ने जीता है, ठीक है, कुल 34 पदक जो है चीन ने जीता है, और 34 पदक में से 10 तो उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है, बड़ी बात है। अब आगे मत पूछेगा कि उसको रजत पदक कितना मिला, इतना मुझे नहीं याद है। जो काम की बात है मैं उतना याद, छोटा सा दिमाग इसी में सब याद रखना है।
अरे उल जुलूल की बातें मत याद रखो, काम की बात, छठा रैंक याद रखना, हेप्टाथलॉन याद रखना, और कौन सबसे ज्यादा पदक जीता, इतना याद रखेंगे चलेगा। ये तो 10 इसलिए मुझे याद हो गया था कि भारत ने 1 जीता, चीन ने 10 जीता, तो आसान है, काफी मिलता जुलता, इस वजह से याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। तो इतनी बातें कम से कम आपको यहां पे पता होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं दोस्तों। कर सैफ अंडर 19, ठीक है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है? पहले लिखिए सैफ क्या होता है, ठीक है, सैफ, ठीक है। ये जो सैफ अंडर 19 लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? सैफ मतलब होता है, यस मतलब हो जाता है साउथ, ए मतलब हो जाता है अफ्रीका, समझिएगा बात को, साउथ अफ्रीका, एफ माने होता है फुटबॉल, साउथ अफ्रीका फुटबॉल, अगला वाला एफ है, इसका मतलब हो जाता है फेडरेशन, ठीक है। तो याद रखेगा इसका मतलब क्या होता है, अंडर 19 माने होता है 19 साल से कम के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है, अंडर 19 19 साल से कम के लोग हिस्सा लेंगे। तो साउथ अफ्रीका फुटबॉल फेडरेशन है, जिसको साउथ अफ्रीका फुटबॉल महासंघ भी कहा जाता है, यह गेम हुआ। तो इसमें यह महिला चैंपियनशिप था। महिला चैंपियनशिप मतलब सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेंगी, जो 19 साल से कम होंगी ऐसी महिलाएं हिस्सा लेंगी, लड़कियां हिस्सा लेंगी। तो यह गेम किसने जीता है? यह गेम दोस्तों भारत ने जीता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और बहुत बढ़िया कमाल का सवाल है। तो दोस्तों 2 सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है, एक जीत किसकी हुई, दूसरा हार किसकी हुई। तो जीता है दोस्तों किसने? जीता है भारत ने, भारत ने जीता है। भारत ने किसे हराया? तो याद रखेगा भारत ने बांग्लादेश को हराया। किसे हराया दोस्तों? भारत ने बांग्लादेश को हराया। तो यहां आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या आपको? तो ये जो सैफ अंडर 19 था, ये गेम दोस्तों भारत ने जीता है, किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। एक सवाल और पूछ सकता है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? इसका आयोजन हुआ नेपाल में। नेपाल में पोखरा एक जगह है, पोखरा में रंगशाला स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। तो एक सवाल और आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? ये सवाल आपसे पूछ सकता है, आयोजन, इस गेम का आयोजन कहां पे हुआ? बच्चा सोचेगा, देखिए भारत जीता, हो सकता है भारत में हुआ, गलत। बांग्लादेश हारा, हो सकता है बांग्लादेश में हुआ, गलत। सोचेगा साउथ अफ्रीका लिखा, तो सकता है दक्षिण अफ्रीका में यह गेम हुआ, गलत। गेम कहां हो रहा है? नेपाल में, समझो बात को, ठीक है। तो आयोजन कहां रहा दोस्तों? आयोजन हो रहा है नेपाल में। नेपाल में रंगशाला स्टेडियम है और ये पड़ता है पोखरा में, ठीक है। नेपाल में एक जगह का नाम है पोखरा, ठीक है। पोखरा में एक स्टेडियम है, रंगशाला स्टेडियम, ठीक है, रंगशाला स्टेडियम। यह गेम दोस्तों यहां पे आयोजित किया गया था। तो इतनी बातें दोस्तों कम से कम आपको पता होनी चाहिए। देखिए करंट अफेयर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक अध्यापक का नजर जहां पड़ता है कि सवाल कैसे कैसे बन सकता है, ये आप नहीं सोच पाएंगे। ये मैं आपसे बेहतर सोच सकता हूं कि सवाल कैसे क्या पूछा जा सकता है। इतनी बातें पर्याप्त है आपके लिए, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत सवालों पर नहीं। अगला सवाल देखिए, एक सवाल ये कल भी मैं आपको पढ़ाया था, लेकिन एक पॉइंट इसमें छूट गया, तो उस वजह से सवाल मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सेशेल्स जो देश था दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी दोस्तों मैंने आपको बताया था, सेशेल्स की राजधानी कहां पर है? विक्टोरिया, ठीक है। सेशेल्स की राजधानी दोस्तों कहां पर है? विक्टोरिया है, ठीक है। और सेशेल जो है दोस्तों, ये हिंद महासागर में स्थित एक देश है। कहां पे? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित देश है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। और जो पैकेज मिला है ना मोदी जी के द्वारा जो दिया गया है, ये 175 मिलियन डॉलर का पैकेज दिया गया है। और एक सवाल यहीं पे और लिख लीजिएगा, मुद्रा, सेशेल्स की मुद्रा क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है सेशेल्सी रुपया। क्या नाम है? सेशेल्सी रुपया इसका नाम है। ये आप याद रखेंगे, 175 मिलियन डॉलर दोस्तों यहां पर मोदी जी ने सहायता पैकेज की घोषणा किया है। ये सेशेल्स के लिए घोषणा हुआ है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है सूखे से निपटने के लिए, किससे? सूखे से निपटने के लिए, ठीक है, सुजला परियोजना। कहीं कहीं पे सूजल मिलेगा, कहीं कहीं पे सुजला मिलेगा, दोनों चीज याद रखेगा। एक्चुअली जो सुजला परियोजना है, 2 पर्पज से शुरू किया गया है। पहला इसका पर्पज है सूखे से निपटना, और दूसरा इसका पर्पज है जल प्रबंधन, ठीक है। दूसरा क्या दोस्तों? इसका पर्पज है जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो याद रखेगा ये 2 पर्पज से ये सुजला योजना शुरू किया गया है। सवाल ये है कि सुजला योजना शुरू किसने किया है? तो याद रखेगा ये कर्नाटक सरकार की योजना है। किसकी योजना दोस्तों? इसे कर्नाटक सरकार द्वारा
कर्नाटक सरकार द्वारा आरंभ किया गया। ये बात दोस्तों आप यहां पे याद रखेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र नहीं, तेलंगाना भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, यहां कर्नाटक आपका जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी के नाम जैसा एक और योजना भारत में चलती है, सुनिएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुजल नल से पेयजल योजना। सुजल नल से पेयजल योजना, ठीक है, पेयजल योजना। एक इस तरह से दोस्तों नाम आपको मिलेगा, सुजल नल मिशन से पेयजल योजना, नल मिशन से, ठीक है, नल मिशन से पेयजल योजना। ये जो योजना है दोस्तों, ये योजना कौन चला रहा है? तो याद रखेगा ये उड़ीसा सरकार की योजना है। कहीं ना कहीं ये सुजल शब्द आया, इस वजह से दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, ये उड़ीसा सरकार की योजना है। चलिए एक मुझे और सवाल दीजिए, यहां पर नया सवाल आपके लिए है। बताइए जल नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, जल नीति बनाने वाला पहला राज्य। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। पहला राज्य, आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर में सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड ही बातें पढ़नी? नहीं, आप उसके अगल बगल का पोर्शन भी पढ़िए। लोग दूसरे टीचर ने इसी चीज को कहते हैं स्टैटिक जीके का महाभारत। यही है रे स्टैटिक जीके, मतलब जिसका उत्तर नहीं बदले वो स्टैटिक है, जिसका उत्तर बदल जाए वो स्टैटिक नहीं है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री अब हमेशा तो एक ही व्यक्ति रहेगा नहीं, हाँ, तो स्टैटिक का सवाल नहीं है। लेकिन ये तो स्टैटिक है ना। स्टैटिक माने क्या? बच्चा पूछता है स्टैटिक किसे कहते हैं? जिसका उत्तर ना बदले स्टैटिक है, स्थिर हो जिसका उत्तर। अब जल नीति बनाने वाला पहला राज्य था, तो पहले देखिए दूसरा तीसरा चौथा कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन यहां पर जो पहला राज्य तो फिक्स रहेगा ना, मेघालय है आपका उत्तर। जल नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, या जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय। कई लोग इसे कहते हैं जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला, जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला, ठीक है, करने वाला। ये पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? ये पहला राज्य मेघालय है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ढंग से आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये कब किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, रुकिए मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये सवाल जब मेरे सामने आया ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे अंदर आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता। कृमि का मतलब होता है कीड़ा, तो मेरा दिमाग गया कि अच्छा कीड़े की मुक्ति के लिए कोई दिवस होगा, क्योंकि मैं दिवस नहीं पढ़ा था कभी, ठीक है। और पढ़ने के दौरान जब मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं, मुझे भी बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं, तो मैंने सोचा कृमि तो कीड़ा को कहते हैं, ये कीड़े से मुक्ति के लिए कोई दिवस मनाया जा रहा होगा, कीड़ा खत्म करने के लिए। आपका भी दिमाग ही जाएगा, आपका भी दिमाग ही जाएगा। फिर मैं जब इस चीज को गूगल सर्च किया, तो देखो मुझे केवल आंसर से मतलब नहीं होता, इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है 10 फरवरी। अब मैं आपको इतना बता के चला जाऊं, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। सुनो, ये जो कृमि दिवस, कृमि मुक्ति की बात हो रहा है ना, ये पेट से कृमि मुक्ति की बात हो रहा है। अगर मैं चीज ना बताऊं आप कभी नहीं जानेंगे, ठीक है। समझो, ये जो कृमि मुक्ति की बात हो रही है, ये पेट से, ठीक है, ये बच्चों के पेट से ये कृमि मुक्ति की बात हो रही है। अरे सर, वो हम लोग बचपन में घर वाले कहते नहीं थे कि पेट में कीड़ा पड़ जाएगा, वो चाक वगैरह खाने से या मिट्टी वगैरह खाने से कीड़ा पड़ जाएगा, वो पेट वाला जो कीड़ा होता है उसको मारने के लिए मुक्ति दिवस। ओहो, हम तो समझे कीड़ा मारने के लिए। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। संजोग देखिए, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो दोस्तों 10 फरवरी को मनाया जाता है, और एक बार दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। समझिएगा बात को, एक बार 10 फरवरी को मनाया जाता है और एक बार 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मजेदार बात है सर, गजब, मान गए सर, ऐसे पढ़ा जाता है। अरे कहीं कुछ टेक्निकल मिले तो पहले उसको समझिए, हमेशा आप उल्टा सीधा काम ना कीजिए। आइए, कुछ फरवरी की बात हो रही तो 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय दलहन दिवस, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, यह भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सरोजनी नायडू का जयंती है, ठीक है, जिस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को, ठीक है। सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को, हाँ,
सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है कब? 20 फरवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए और आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो आप करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, मैंने पूरा जीएस में आपको पढ़ाने का एक जिम्मा लिया हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां लिखा है साफ साफ कि मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं, फ्री में। जी हां दोस्तों, फ्री में ये क्विज फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूं। अब तक 8 विषय पढ़ा चुका हूं। एक होता है सरकार की तरह योजना की घोषणा, मैं आपको सारा विषय फ्री में पढ़ाऊंगा, एक घोषणा करना होता है, एक पढ़ा देना होता है। मैं 8 विषय पढ़ा चुका हूं, आप लेट हैं। मैं अभी तक आपको यहां 550 लिखा है ना, 550 नहीं, मैं आपको 560 से ज्यादा लेक्चर दे चुका हूं। यहां लिखा है 16,500, ये छोड़िए 16,800 सवाल बता चुका हूं। जितना आंकड़ा है उससे ज्यादा पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में आइए देखिए, ये 8 विषय के अलावा हमारा 9वां विषय जीव विज्ञान चल रहा है। लेट हो जाएगा तो जीव विज्ञान भी खत्म हो जाएगा, फिर 10वां विषय आ जाएगा। 10वें विषय में कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसको बड़ा बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर वो पढ़ाइए, तो वो भी चलेगी क्लास, सब चलेगा, सीरियल से ही चल रहा है। आगे देखिए, कह रहा है बीसीसीआई ने अंडर 19 टीम को कितने रुपए का पुरस्कार दिया? किसको दोस्तों? बीसीसीआई ने। अच्छा, मैं आपको बताऊं कारण क्या था दोस्तों। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो एसोसिएशन है दोस्तों, उसने एक गेम कराया था अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों? अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ था। और अच्छी बात देखिए, अंडर 19 चैंपियनशिप जो है भारत ने जीत लिया। ठीक है, इसमें दोस्तों जीता किसने? जीत किसकी हुई? तो जीत हुई थी दोस्तों भारत की। भारत की जीत होने के बावजूद भी एक भी रुपए का पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, एक भी रुपए का पुरस्कार नहीं मिला। एक भी रुपए का पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, चलो ये तो अपनी जगह है। अच्छा, भारत ने हराया किसको था? जीत की बात हो गई तो हार की बात भी हो जाए। भारत ने हराया था मित्र इंग्लैंड को। ठीक है, हार किसकी हुई थी? तो हार हुई थी इंग्लैंड की। हार किसकी हुई थी? इंग्लैंड की। लेकिन भारत का प्रदर्शन बहुत गजब का रहा। यहां पे बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इस पूरी सीरीज में भारत एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है, भारत एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है, देखो खिलाड़ियों ने इतना अच्छा काम किया, एक भी मैच इस पूरे गेम में कहीं भारत की हार नहीं हुई। इतना बढ़िया प्रदर्शन किया अंडर 19 ने, और रुपया एक नहीं मिला। हमारे देश में आईपीएल होता है, करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं, इतना अच्छा गेम खेलने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला। कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है खिलाड़ियों का। क्या मिला? सब खेला, एक भी नहीं आ रहा, पैसा 1 रुपया नहीं मिला किसी को, मनोबल टूटता है। तो आईसीसी ने तो दिया नहीं पैसा, बीसीसीआई ने कहा नहीं, उसने नहीं दिया तो क्या हुआ? हम पैसा देंगे। ठीक है, तो बीसीसीआई ने घोषणा किया कि हम 7.5 करोड़ रुपया देंगे। कितना देंगे? हम इस टीम को कितना देंगे? 7.5 करोड़ रुपए देंगे। तो आईसीसी ने पैसा नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, आईसीसी ने पैसा 1 रुपया नहीं दिया। और भारत आने के बाद जो बीसीसीआई है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसने 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया। तो इसको लिखेगा बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है। ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है दोस्तों, इसने घोषणा किया कि हम देंगे 7.5 करोड़ रुपया, कम से कम खिलाड़ियों का मनोबल तो न टूटे। ठीक है, आगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी तो अंडर 19 है भैया, 19 साल से कम के बच्चे खेल रहे थे और इतना गजब का खेल के आ गए। हाँ, तो इस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, सीखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा, सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस जिले में हुआ? पढ़ाने वाले आएंगे, कहेंगे अनंतनाग गलत उत्तर, बारामूला गलत उत्तर, कठुआ सही उत्तर, पूंछ गलत उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा, किसी जन्म में नहीं याद होगा। सुनो, मेरे सामने सवाल आया, सरथल विंटर फेस्टिवल। ठीक है, विंटर फेस्टिवल। तो मैं सोचा कि भाई फेस्टिवल तो एक तरह से मेला होता है। ठीक है, फेस्टिवल मेला होता है, विंटर माने शीत होता है, तो याद रखेगा यह शीतकालीन मेला है। कोई दिक्कत है आपको? यह शीतकालीन मेला है, ऐसा इसके नाम से लग रहा है। फिर मैं सोचा सरथल क्या है?
ये सरथल क्या है, तो पता चला सरथल जो है, चाहे सरथल को ऐसे लिखिए चाहे सरथल ऐसे लिखिए, सरथल दोस्तों एक्चुअली में एक गांव का नाम है, ठीक है, क्योंकि उसी गांव में मेला लग रहा था इसलिए इसे सरथल कहा गया। सर ऑप्शन में भी सरथल दे दिया होता है, कठुआ कहीं दे दिया। सुनिए, और सरथल है कहां पे, तो सरथल जो गांव है, पता चला है सरथल गांव जो है ये कठुआ में पड़ता है, ठीक है, कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। और कठुआ जिला जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, इतनी चीज। फिर मैं सोचा इस मेले में कुछ तो खास होगा, भाई मेला तो भारत में बहुत जगह लगता है, इस मेले में खास बात क्या है, कुछ नया है क्या यहाँ पे। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला ये सरथल जो है ये एक्चुअली में कुलदेवी है, ठीक है, सरथल जो है ये एक्चुअली में क्या दोस्तों, कुलदेवी है। कहां की कुलदेवी है, ये श्रीनगर की कुलदेवी है। ओहो सर, श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, बिल्कुल सही। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वहां के लोगों की कुलदेवी कौन है, वो सरथल है। कुछ लोग इसे सरथल कहते हैं और कुछ लोग इनको सारिका देवी के नाम से जानते हैं। तो कुलदेवी जो है दोस्तों, कुछ लोग इसे सरथल कहते हैं और कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं, सारिका देवी, ठीक है, सारिका देवी। ये इसी मंदिर पर बेस्ड ये प्रोग्राम होता है। फिर मुझे लगा कुछ यहां से स्टैटिक सवाल निकालता हूं जो परीक्षा में आता हो, कुछ स्टैटिक सवाल मैं यहां से ढूंढता हूं, ठीक है। तो कुछ स्टैटिक सवाल पर मेरी नजर पड़ी दोस्तों एक विशेष प्रकार के नृत्य पर, जी हां, जहां से सवाल बन सकता है परीक्षा में। एक विशेष प्रकार का नृत्य, पारंपरिक नृत्य है, वो इसी सरथल विंटर महोत्सव में किया जाता है। उस नृत्य का नाम है कूद। क्या नाम दोस्तों, कूद, ठीक है, KUD, कूद। कहेंगे नाच है, कूद, हाँ ये कूद नाच है, परीक्षा में आ सकता है। बताइए किस राज्य में कूद नामक नृत्य किया जाता है। आप ईमानदारी से बताना, सवाल ऐसा आता है नहीं, हाँ या ना, ये सवाल आता है कि नहीं। उसी तरह से एक और है गीतरू। ये कैसा नाम है, गीतरू कैसा नाम है, ठीक है। सुनिए, तो जब मुझे कोई शंका होता ना तो हमेशा मैं कुछ नया लिखता हूं, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। इसी तरह से एक प्रोग्राम होता है गीतरू। मैंने कहा ये गीतरू क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा, गाकर नाचा जाने वाला, ठीक है, गाकर नाचा जाने वाला, मतलब इसमें क्या है, गाया भी जाता है और नाचा भी जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गीतरू। तो पूछ सकता परीक्षा में, बताइए गीतरू का संबंध किस राज्य से है, ले जम्मू कश्मीर से। अगर इस सरथल विंटर फेस्टिवल आपको पता होगा तो अपने आप ये उत्तर आपको पता होगा। एक और वहां जो है बाखा कभी कभी मिल सकता है। बाखा दोस्तों वहां का पारंपरिक संगीत है, इसको अलग पेन से लिखिए, बाखा, ठीक है, बाखा, ठीक है, बाखा ये वहां का पारंपरिक संगीत है, ठीक है, पारंपरिक संगीत है, ठीक है। तो यहां से भी दोस्तों सवाल बन सकता है। ये तीनों बातें दोस्तों याद रखेंगे। जब कभी करंट अफेयर पढ़िए ना, हमेशा उसके अगल बगल जाने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर ये सारी चीजें ढूंढता है। तो यहां से आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके कहीं अलग से नहीं, धीरे धीरे हम और आपको अच्छे से पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, FMD जो लिखा है दोस्तों, इस FMD का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, तो फुट एंड माउथ, ठीक है, माउथ और डी फार हो जाता दोस्तों डिजीज, ठीक है, यानी रोग, ठीक है। अच्छा, करा इसका वैक्सीन दोस्तों पहली बार किस देश ने बनाया, ठीक है। हमारे देश में तो बहुत पहले इसका वैक्सीन बन गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वाले आज तक वैक्सीन नहीं बना पाए थे। हमारे देश की कोई बात ही नहीं, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में यह वैक्सीन बनाया किसने है, तो कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया, ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद, वहां की जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसने, ठीक है, उसने दोस्तों इस वैक्सीन को बनाया है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो पूछ सकता है यहां पर कि भाई ये जो वैक्सीन लगती है किससे संबंधित है, FMD दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जितने भी प्रकार के मवेशी हैं और खुर वाले जो जानवर हैं, ठीक है, खुर वाले जानवर, खुर किसके पैर में होता है, खुर गाय के पैर में होता है, खुर बैल के पैर में होता है, खुर घोड़े के पैर में होता है, ठीक है,
खुर, जिसके पैरों में खुर पाए जाते हैं, ठीक है। या इसके अलावा दोस्तों ये हो गया बकरियां हो गई, ठीक है, बकरी वगैरह हो गया, ठीक है, बकरी आदि जिसके पैरों में खुर पाए जाते हैं उनके, और जो मवेशी होते हैं उनके, ठीक है। ये ऐसे दो जानवरों को ऐसा रोग होता है। कभी पूछ सकता है, बताइए ये जो लिख रहा है फुट एंड माउथ डिजीज में अधपका एक रोग होता है, ठीक है, उससे मुंह पक जाता है, फर जाता है, जानवर खा पी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है दोस्तों, किस जानवर से संबंधित है? तो या तो मवेशियों से संबंधित है, या मवेशियों में खास करके जो पगुरी करते हैं उनसे संबंधित है, या तो खुर वाले जानवरों से संबंधित है। ऐसे स्टैटिक जीके का सवाल जोड़कर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जो है ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला सवाल, चीन के चांग 8, अच्छा, चीन के चांग A8 चंद्र मिशन का में कौन सा देश शामिल हुआ? देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे भारत में चंद्र मिशन था, उसी तरह से चीन का एक चंद्र मिशन है जिसका नाम है चांग 8, ठीक है। तो लिखिएगा चीन का चंद्र मिशन, ठीक है, चीन का चंद्र मिशन है दोस्तों। और उस चंद्र मिशन का नाम क्या है दोस्तों? उस चंद्र मिशन का नाम है चांग A8। क्या नाम है? चांग A8। चांग A8 में कौन सा देश शामिल हुआ दोस्तों? इसमें शामिल हुआ पाकिस्तान। इसमें कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान भी अब अपनी टीम चंद्रमा पे भेजेगा। चलो, बुद्धि तो खुली इसकी, वरना ये जम्मू कश्मीर के चक्कर में अपना भविष्य खराब कर रहा था अनायास का। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर वीडियो देख रहा हो तो मुझे ये बताओ, कहां करोगे जम्मू कश्मीर लेके? जितना जगह है पहले उसी को डेवलप कर लो, जितना तुम्हारे पास है। कई लोग होते ना, हमारे पास सब हो जाए, पूरी दुनिया ले ले, विकास करने का सहूर नहीं है, एक गांव का विकास वो कर नहीं पा रहे हैं, और चाहिए पूरी दुनिया उनको। अरे जितना तुम्हारे पास है पहले उसको संवार लो, उसको सजो लो, बाद में किसी और के बारे में सोचना। काहे का सोच रहे हो? क्या तुम्हारी स्थिति बताओ? क्या करोगे जम्मू कश्मीर लेके? अब वैसे भी अपने बदनाम हो, फटी हालात में हो, उसको लेकर और फटी हालात में हो जाओगे, तो क्या जरूरत क्या लेने का अनायास का? चलो, कम से कम थोड़ा सा अच्छा तो सोचे। जा रहे हो चंद्रमा, भले चीन के सहयोग से जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो। इस चांग 8 मिशन में दोस्तों ये पाकिस्तान शामिल हो गया। अच्छा, मैं सोचा पाकिस्तान से मैं कभी जैसे हमारे यहाँ का इसरो है, ठीक है, अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी, उसी तरह से मैं सोचा क्या पाकिस्तान की भी कोई अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है? कभी ये सवाल आपके दिमाग में आया? आपके एग्जामिनर ने अगर पूछ दिया तो बताइए क्या करेंगे? इस भाई बहुत यूरोप का आपने सुना होगा, रसिया का सुना होगा, अमेरिका का नासा सुना होगा, सबका सुना होगा, ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? सुपर को नाम है भाई, उसका नाम है सुपर को। यहां पे नोट कीजिएगा, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी। नया सवाल है ना, ईमानदारी से बताइएगा सवाल नया है कि नहीं, ठीक है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सुपर को। क्या नाम है दोस्तों? सुपर को। सुपर को नाम है दोस्तों, सुपर को। ये आप याद, हमारे यहां इसरो, उनके यहां सुपर को है, याद रखेंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा? स्वदेशी बना के भेजेगा। इसमें 35 किलोग्राम का एक स्वदेशी पेलोड बना के दोस्तों यहां पे रोवर भेज रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है दोस्तों? 35 केजी का स्वदेशी रोवर, ठीक है, स्वदेशी रोवर दोस्तों भेजेगा ये चांग 8 के सहयोग से। इसको आप याद, हमारे यहां चंद्रयान मिशन जो पाकिस्तान आज कर, हम 2008 में कर लिए थे, ठीक है। तो आप यहां नोट कीजिएगा दोस्तों जरा, चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 1 जो पहला वाला मिशन था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा, पहला मिशन तो हमने 2008 में ही कर लिया था, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सवाल लिखेगा, दूसरा सवाल है चंद्रयान 2, ठीक है। चंद्रयान का अब तक 3 मिशन हो चुका है, तीनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3, ये तीनों मिशन बताइए दोस्तों ये कब कब भेजा? पहला 2008 में भेजा गया था, दूसरा उसमें 8 साल 2019, 8 के बाद 11 जोड़ लीजिएगा, 2019, 8 नहीं जोड़ना है, 2019, ठीक है। 2019 में ये चंद्रयान 2 किया गया, 2023 में आकर के चंद्रयान 3 किया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जो पाकिस्तान आज कर रहा है, हम 2008 में कर चुके हैं। चलो, मैं कहता हूं कुछ तो नया कर रहा है यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक कुछ लग रहा है। ये सुपर को वाली बात दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल सुनिएगा दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, ठीक है दोस्तों,
पहले लिखा था एनआरआई, तो मैं सोचा एनआरआई तो नॉन रेसिडेंट इंडियन को कहते हैं, हाँ हमारा दिमाग वहां था कि इसको तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। फिर पता चला नहीं, इस यन का मतलब है नेटवर्क। क्या नाम दोस्तों, इस यन का मतलब क्या है, इस यन का मतलब है नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद जो आर शब्द है उसका मतलब है रेडीनेस, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस, और आई का मतलब है इंडेक्स, ठीक है। तो समझ में आया, इसका फुल फॉर्म तो अलग है। और इसमें भारत की रैंकिंग पूछा था, तो आपको मैं बता दूं भारत जो है, ये भारत की रैंकिंग जो है ये 45 है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का रैंक क्या है दोस्तों, भारत का रैंक 45 है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इतना जानने से आपका पेट भर गया? मेरा तो नहीं भरा। अरे भाई ये किस टाइप का रिपोर्ट है, इसमें भारत चाहे 45 हो, चाहे 90 हो, चाहे 5 पे आ जाए, पहले हमको पता तो चले कि ये रेडी नेटवर्क रेडीनेट इंडेक्स जो है ये क्या है। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ा तो पता क्या चला, भाई हर देश चाहता है कि हम डिजिटल हो जाएं, इतना अत्याधुनिक हो जाएं कि इतना डिजिटल व्यवस्था हो जाए हमारे यहां कि जिसकी कोई सीमा ना, मतलब एआई पर पूरा हर आदमी हर जगह एआई लेके आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पूरी तरह से हर जगह हर चीजों को डिजिटल किया जा रहा है। कौन देश कितना डिजिटल बन पाया है कितना नहीं, बस ये रिपोर्ट बता देता है। हमसे ऊपर 44 देश हैं जो हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। और कौन सी टेक्नोलॉजी, ये जो डिजिटल मीडिया की बात हो रही है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल देश की डिजिटल और नेटवर्क आधारित तकनीकी। याद रखिएगा, सीधे फिर ऐसे लिख लीजिएगा, कौन सा देश कितना डिजिटल हो गया है, ठीक है। इसी चीज की दोस्तों जानकारी इस एनआरआई इंडेक्स से दोस्तों लगता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो भारत चुना गया ना, भारत को निम्न मध्यम आय श्रेणी में चुना गया। जो 45 रैंक देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो भारत का चुनाव किया गया, ये भारत किस श्रेणी में चुना गया, तो भारत की श्रेणी जो है दोस्तों, ऐसे समझिए, भारत की जो श्रेणी है ये भारत किस श्रेणी में चुना गया, तो भारत चुना गया निम्न मध्यम आय, ठीक है, निम्न मध्यम आय श्रेणी में क्या हुआ दोस्तों, भारत का चुनाव हुआ है। और उच्च आय वाली श्रेणी की बात करेंगे तो उच्च आय वाली श्रेणी में अमेरिका का नाम है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर उच्च आय जो श्रेणी है इसमें कौन सा देश है दोस्तों, तो इसमें जो पहला रैंक आया है वो दोस्तों अमेरिका का है, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक दोस्तों जो है वो किसका है दोस्तों, वो अमेरिका का है। और ये माना गया कि अमेरिका जो है दोस्तों ये उच्च आय वाली श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया हुआ है। इसके बाद दूसरा रैंक हासिल किया हुआ फिनलैंड ने। सेकंड रैंक किसका दोस्तों, सेकंड रैंक है फिनलैंड का। फिनलैंड को वो झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। राजधानी इसकी हेलसिंकी है। और ये जो अमेरिका देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। तीसरा रैंक दोस्तों रखा गया सिंगापुर का। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है। तीसरा देश रखा गया सिंगापुर का। ये सब उच्च आय वाले देश हैं, तो इसमें भारत का नाम ही नहीं है। हम तो निम्न मध्यम आय में, उच्च मध्यम भी नहीं। हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी निम्न मध्यम आय श्रेणी में है। इनकम के मामले की बात कर रहा हूं। तो ये 45 रैंक है, ठीक है, लेकिन ये रैंक बताता है कौन सा देश डिजिटली कितना आगे है। जब पैसा रहेगा तब ना आगे बढ़ोगे, डिजिटली कैसे आगे बढ़ जाओगे बताओ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। हमने बहुत सारे कोर्स बना के रखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर बढ़िया पढ़ाते हैं, कंटेंट को अच्छे से समझाते हैं, परीक्षा में यहां से सवाल आ सकते हैं, सब आपके जानकारी पर है। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा, एक बार आप हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शानदार ये क्लास चल रहा है, वहां पे पेड कोर्स हमारे बहुत बढ़िया है और आप आके डेमो देख सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, तो दोनों तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ये हमारा ऐप है स्टडी 91 ऑफिशियल। इस क्लास का पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। एक फ्री कोर्स नाम का एक सेक्शन मिलेगा, वहां जाइए और आप सारे पीछे के पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।